अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं सियासी लिहाज से और कानूनी लिहाज से भी। आज एक स्कैंडल जो है वो बाकायदा तौर पर खबरों के चर्चा में रहा और इसको चैनल ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस भी बनाते रहे। ये कौन सा स्कैंडल है? फराह गोगी ने कितना इमरान खान की गवर्नमेंट में माल समेटा, उनके असासों में कितना इजाफा हुआ, और उसके बाद एक बिजनेस टाइकॉन जिसका इस स्कैंडल में नाम तमाम चैनल्स नहीं ले रहे, मलक रियाज साहब है, उनका नाम लेने से चैनल्स डर क्यों रहे हैं? और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो बाकायदा तौर पर मलक रियाज साहब जिन्होंने करप्शन की है और लूट मार की है, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? इससे आपको आगाह करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है, अली नवाज अवान साहब को केपीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। और कौन कौन से ऐसे एंकर हैं जिन्होंने दरखास्तें जमा करवानी शुरू कर दी हैं कि इनका इंटरव्यूज हम लेंगे, और कितने दिन के बाद अली नवाज का बाकायदा इंटरव्यू कर लिया जाएगा और कौन से चैनल पे दिखाया जाएगा, इसके लिए क्या कमिटमेंट हो गई है, ये भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान में एक दफा फिर लॉकडाउन, ये लॉकडाउन क्यों हो रहा है? कौन कौन से कारोबारी मराकज बंद किए जा रहे हैं? एक नई मुश्किल का सामना है पाकिस्तान को, इससे भी हम इन डिटेल आपको आगाह करेंगे। फवाद चौधरी साहब को इमरान खान के पास भिजवा दिया गया, ऐसा क्यों हुआ? कौन से जुर्म में वो इमरान खान के पास गए हैं? क्या उनकी मुलाकात हुई है? फवाद चौधरी साहब क्या अभी भी पीटीआई का हिस्सा है? इससे आपको इन डिटेल आगाह करेंगे। नवाज शरीफ साहब आइंदा आने वाले दिनों में बलोचिस्तान का दौरा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उनके मकासद हैं? क्या बाप पार्टी फिर किसी बाप के कहने पे नवाज शरीफ साहब के साथ इल्हाक करने जा रही है? मरियम नवाज साहिबा का इसके ऊपर क्या कहना है और नवाज शरीफ क्यों जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब अपना सियासी जानशीन किसे बनाने जा रहे हैं या इसके बारे में वो क्या अपना माइंड रखते हैं, और इसके बाद उन्होंने इलेक्शन के लिए कौन सी ऐसी एक बाकायदा टीम बना दी गई है जो दरखास्तें वसूल करेगी और फिर उनकी सिफारिशात पर टिकट देने या ना देने का फैसला किया जाएगा। इससे आपको इन डिटेल आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब के 8 बड़े इजला में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है और इसको अभी तक जुज़वी तौर पर रखा गया है, लेकिन हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में स्मोक की वजह से लोग बड़े परेशान हैं और ये लोगों को सांस में और आंखों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और ये बच्चों और बूढ़ों को बड़ी हद तक अफेक्ट कर रही है। हॉस्पिटल्स में भी खासी तादाद इन मरीजों की देखी गई है। तो इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट के जो इस वक्त के वजीर आला है, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने ये फैसला किया और इस फैसले के बाद पाकिस्तान पंजाब के जो बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, और पंजाब में ना लोगों के हजूम और गैदरिंग ना जमा करने पर इत्तेफाक किया गया है कि लोगों का ना तो कोई मजमा इकट्ठा किया जा सकता है और ना ही हजूम, इस पर बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ना सिर्फ पाबंदी आयद की गई है स्कूलों, कॉलेजेस और हजूम पर, बल्कि कारोबारी मराकज पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि आप कुछ दिन जो है वो लोगों को इकट्ठा ना करें या अपने कारोबारी मराकज बंद रखें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें और इस स्मोक के जो असरात है इनसे बच सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, अली नवाज अवान साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीटीआई से है, क्योंकि ये बड़े पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जोशीले लीडर हैं, बड़े इनका नाम लिया जाता था, इमरान खान के काफी क्लोज थे। तो खबरें ये आ रही हैं और कुछ उनके साथी वकीलों ने भी इस बात को शेयर किया है कि इनको केपीके से गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ मलक आमर अवान साहब को भी गिरफ्तार किया गया। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद इनका क्योंकि बड़ा जारहाना अंदाज था 9 मई वाकयात के बाद, और इन्होंने भी अदारों के खिलाफ कुछ इस तरह की हर्जा सराई की थी, जिसके बाद इन्होंने अपने आप को जेरे जमीन कर लिया था। ये अंडरग्राउंड हो गए थे और मंजरे आम से गायब थे। इनको बाकायदा तौर पर पुलिस और दूसरी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज ढूंढ रही थी और बिलाहर इनको ढूंढ लिया गया और इस वक्त इनको केपीके से गिरफ्तार कर लिया गया और आइंदा चंद आने वाले रोज में
इनका इंटरव्यू भी कर लिया गया जाएगा। और इसके लिए इतलात ये है कि बहुत सारे एंकर जो हैं वो इस बात के इश्तियाक में हैं कि इनका इंटरव्यूज हम करेंगे, और इसके लिए कुछ चैनल्स को हॉट फेवरेट करार दे दिया गया कि अब इनकी बारी है, इनको भी इसमें हिस्सा दिया जाएगा। जिस तरह सदाकत अली अब्बासी साहब और फिर कामरान शाही साहब ने उनके इंटरव्यूज किए, उसके बाद मुनीफ फरूक साहब ने भी इंटरव्यू किया, तो अब बारी है कुछ ऐसे एंकर्स की जो इस बात के अभी तक मुश्ताक हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ बहती गंगा में हाथ धोने दिया जाए सर, हम भी फेमस होना चाहते हैं, हम भी स्क्रीन पे आना चाहते हैं, हम भी डिस्कस होना चाहते हैं। तो अब उनको मौका दिया जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े किरदार सामने आएंगे, और अली नवाज अवान साहब इस इंटरव्यू के बाद ना सिर्फ वो इमरान खान को चार्जशीट करेंगे और बल्कि वो पीटीआई से भी अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज फराह गोगी साहब बाकायदा खबरों की जीनत बनी रही, बड़ा जोरों शोर के साथ इनका नाम लिया जा रहा था। फराह गोगी के स्कैंडल्स, क्योंकि इन्होंने बड़ी करप्शन की, जब ये इमरान खान की फ्रंट पर्सन थी, तो एक जो स्कैंडल आया है इसके मुताबिक जो जियो के जो एक अलामिया जारी किया गया, इस स्कैंडल के बाद मैं उसको पढ़ देता हूं। 3 साल में फराह गोगी के असासों में जो ज़ाहरी असासे हैं उनमें 420 और गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। और ये इजाफा उन तमाम शख्सियात के जो अलावा है, यानी इनके जो हस्बैंड हैं एहसन जमील गुजर साहब और इनके जो रिश्तेदार हैं, जो इन्होंने मुबैना तौर पर करप्शन की, ये सारी कहानी जो है वो उन तमाम शख्सियात के अलावा है, यानी जो इनके नाम पे अकाउंट है, ये तो सिर्फ मैं उनकी कहानी सुना रहा हूं। और इसमें एक प्रॉपर्टी टाइकॉन का भी जिक्र हुआ। अब मैं हैरान हूं कि तमाम चैनल सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकॉन, और उस प्रॉपर्टी टाइकॉन का नाम नहीं थे ले रहे। नाम लेने से डर क्यों रहे थे, और वो कौन सी शख्सियत है, ये भी मैं अपने व्लॉग में आपको इस खबर के बाद मैं शेयर करता हूं। 102 अकाउंट पूरे पाकिस्तान में, जो फराह गोगी और एहसन जमील गुजर साहब के 102 अकाउंट, और उनमें 14 अरब रुपया। और ये सिर्फ जो पैसे हैं वो मैं इनका जिक्र कर रहा हूं, जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो ये शेयर होल्डर्स हैं, डिफरेंट एक लंबी लिस्ट है नाज़रीन, मेरे सामने ये एक पूरा पलंदा पड़ा हुआ है, एक लंबी लिस्ट है कि इन्होंने अलबराक में और फिर किस किस में इनका हिस्सा है, ये शेयर होल्डर है नाज़रीन। लेकिन इस चलें पहले मलक रियाज साहब का जो है मैं जिक्र कर लेता हूं। प्रॉपर्टी टाइकॉन, मुझे तो नहीं डर लगा कि मैं इसका नाम ना लूं। प्रॉपर्टी टाइकॉन जिसका जिक्र किया जा रहा था वो मलक रियाज साहब है, कि मलक रियाज साहब के साथ मिलकर फराह गोगी साहिबा ने करप्शन की, और इस करप्शन का डायरेक्टली तौर पर इमरान खान को बिला वास्ता या बिल वास्ता फायदा जा रहा था। बुशरा बीबी भी इसकी बेनिफिशियरी है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह एक ऑडियो कॉल लीक होती है, उसमें फराह गोगी साहिबा तकाजा कर रही होती है मलक रियाज और उनकी वाइफ से हीरे की अंगूठी का, कि वो 5 कैरेट की होनी चाहिए या कितने कैरेट की। सर अब हमें तो पता नहीं कि हीरा कितने कैरेट का अच्छा होता है या कितने कैरेट का, ये फराह गोगी ही बता सकती हैं। अब ये बात की जा रही है कि फराह गोगी साहिबा को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान में लाया जाए और उनको गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया जाए, ताकि उन्होंने जो मुबैना तौर पर करप्शन, और नाज़रीन मैंने ये अभी तक 2 से 3 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है मुबैना तौर पर, क्योंकि अभी तक ये जुर्म साबित नहीं हुआ। लेकिन जियो न्यूज के या दूसरे चैनल्स के अलामिया में कहीं भी मुबैना का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि फराह गोगी की करप्शन सामने आई है। अब इतनी वो अमीर तरीन खतून बन गई है, मुझे तो नाम भी सही तरह अनाउंस करना नहीं आ रहा। तो उसके बाद फराह गोगी साहिबा आज बड़ी मंजर आम पर रही। लेकिन नाज़रीन मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, और वो बात ये है कि जिस तरह स्टोरीज मुख्तलिफ जर्नलिस्ट शेयर करते हैं, जिस तरह आमर मतीन साहब थे, जिस तरह रूफ क्लासरा साहब, उसके बाद हामिद मीर साहब,
और उसके बाद कहीं ऐसे जवेद चौधरी साहब, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जैसे डायरी का जिक्र किया था, बुशरा बीबी की एक डायरी सामने आ गई है, क्योंकि वो उस खबर के बाप थे, यानी उन्होंने वो स्टोरी नरेट की थी और वो सोर्स ऑफ स्टोरी थे, यानी उनकी वजह से वो खबर सामने आई थी और उनसे वो इस स्टोरी का पूछ भी सकते हैं। अगर आइंदा आने वाले दिनों में फराह गोगी साहिबा को अदालत में पेश किया जाता है तो उसके बाद क्या कोई चैनल, कोई सहाफी, कोई यूट्यूबर या कोई अदारा इसको ऑन करेगा कि ये हमने इस खबर को शेयर किया या हमारी वसासत ये खबर सामने आई? तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये खबर झूठी है या सच्ची, वो फैसला आपने करना है या वो फैसला अदालतों ने करना है, लेकिन इस खबर का सोर्स को क्या है? ये खबर जब मंजरे आम पर आती है, टकाटक सारे जो है वो चैनल्स पर एक ही बैक वक्त में चलनी शुरू कर देती है। उससे पहले कुछ सहाफी हज़रात जो है इसको ट्वीट भी करते हैं, उन्होंने कुछ कागजात भी, डॉक्यूमेंट्स भी ट्वीट किए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि इस खबर का सोर्स मैं हूं या ये मेरी स्टोरी है। तो फिर कितनी क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी स्टोरी में, क्योंकि जिसका कोई सोर्स या किसका कोई बाप ही नहीं है तो वो क्या खबर अपनी अहमियत रखेगी। उसके बाद अता तारड़ साहब ने भी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जी इतनी करप्शन हो गई, ये हो गया, मान लिया करप्शन हुई है, लेकिन आप मलिक रियाज साहब का नाम क्यों नहीं ले रहे? बिजनेस टाइकॉन, प्रॉपर्टी टाइकॉन, आप कहते हैं ना कि आपके क्यों आबले पड़ गए हैं मुंह पे, नाम क्यों नहीं लेते? सर आप नाम लेना, मलिक रियाज साहब इसमें शामिल है, क्योंकि आप बेनिफिशियरी हैं, नून लीग बेनिफिशियरी है, इसलिए आप मलिक रियाज साहब का नाम नहीं लेते। उसके बाद नाज़रीन हम जिक्र करते हैं कि फवाद चौधरी साहब को पहुंचा दिया गया है अडयाला जेल में, क्योंकि जुडिशियल रिमांड जब उनका दिया था और उसके बाद उनको 14 रोज के लिए अडयाला जेल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। तो इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त जेल में, अडयाला जेल में इमरान खान, परवेज इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और अब फवाद चौधरी साहब भी अडयाला जेल मुंतकिल हो गए हैं। तो अब क्योंकि इमरान खान को तमाम कैदियों से अलग रखा गया है, फवाद चौधरी साहब की कोई मुलाकात तो नहीं हो सकती, लेकिन फवाद चौधरी अपने पुराने लीडर्स के पास पहुंच गए हैं। और फवाद चौधरी साहब ने जब एक कार्टून जो उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बनाया गया था, उसको जब अदालत में दिखाया तो उसके से यह जाहिर हुआ था कि फवाद चौधरी साहब अभी भी पीटीआई के साथ है, अभी भी वो इस बात का इरादा रखते हैं कि कई हालात साजगार हो जाएं तो वो फिर खुद को पीटीआई के साथ खड़ा कर ले। लेकिन इसी बात को देखकर फिर आज उनको जो है इसके बाद उनके ऊपर इल्जामात, उनके ऊपर केसेस बना दिए गए और अब वो अडयाला जेल में। चले, ये भी बड़ी बात है कि कैसे भी सही वो इमरान खान के पास पहुंच तो गए हैं। उसके बाद नाज़रीन गुलाम सरवर साहब जो चौधरी निसार साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते होते हैं, रावलपिंडी में बड़े मजबूत उम्मीदवार गिने जाते हैं, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे इस्तेहकाम पाकिस्तान की पट्टी पहन के इस्तेहकाम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है और अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के बाकायदा तौर पर रुकन है और एक सीनियर रहनुमा है। नाज़रीन दूसरी तरफ मैं आपको एक और खबर देता चलूं, ये आज डॉन न्यूज ने भी इस खबर को अपने ट्यूटोरियल में छापा और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब बलोचिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जिस तरह एमक्यूएम से इल्हाक के बाद नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो किसी भी तौर पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करें, बल्कि वो कुछ ऐसे गिव एंड टेक करके दूसरी पार्टीज के साथ इत्तेहाद करके तो गवर्नमेंट, मजबूत गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इस बात की नवीद सुना दी गई है कि सर आइंदा आने वाले वजीर आजम आप हैं, अब आपने किस तरह मैनेज करना है खुद को, इसका तरीकाकार आप मुतय्यन कर लें। इसके लिए नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर भागदौड़ शुरू कर ली है और अब वो बाप पार्टी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि गुज़श्ता रोज जिस तरह बाप पार्टी के जो है वो उनके सरबराह को बदला गया, खालिद मक्सी साहब को बना दिया गया और मरियम नवाज साहिबा तो बाप पार्टी के लिए कुछ इस किस्म के ख्यालात रखती थी कि बाप पार्टी जो है वो बाप के कहने पे वोट देती है,
तो मैडम अभी भी तो आप बाप पार्टी के पास जा रहे हैं, तो ये किस किस्म का, किस तरह देखे रंग बदलता है मौसम, किस तरह, ये सारी बातें आपके सामने हैं। उसके बाद नाज़रीन बलूचिस्तान से भी बाप पार्टी से भी ये कर लेंगे। और एक और बात, फजलुर रहमान से इनका जो क्लियर स्टांस है कि फजलुर रहमान से भी नवाज शरीफ साहब इल्हाक कर लेंगे, और ये भी इनकी एक वाज़ेह पोजीशन है। लेकिन दो करैक्टर बड़े अहम हैं, और वो है जहांगीर खान तरीन और चौधरी शहजाद साहब, क्योंकि चौधरी शहजाद साहब ने इमरान खान का तख्ता पलटने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया था। जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब ये भी बड़े अहम करैक्टर थे। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने जो इस वक्त अपनी मर्जी की शराइत पर खेलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अब जिन बड़ों की सपोर्ट है ना, मैं इक़्तिदार में आऊंगा, ये बात अटल है। लेकिन मैंने किन लोगों का इंतखाब करना है, किन को दोस्त रखना है और किन को दुश्मन रखना है, इसका इंतखाब नवाज शरीफ साहब अब खुद कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने अब जो है वो इस बात पर जहांगीर तरीन और चौधरी शहजाद साहब से अभी तक रजामंदी जाहिर नहीं की कि मैं इनसे भी बात करूंगा, क्योंकि चौधरी शहजाद साहब जो है वो जब किसी से इल्हाक करते हैं तो इसके लिए वो मुआवजा भी मांगते हैं। और वो मुआवजा ये है कि वो चाहते हैं कि मेरे दो बेटों की और उसके बाद चीमा साहब की और एक दो और वजारतें वो जो है वो मांग रहे हैं। अच्छा खासा हुकूमत में और पंजाब में वो हिस्सा मांग रहे हैं, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर मैं अपने तमाम वोट जो है आपके पलड़े में डालूंगा। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब की भी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, और जहांगीर तरीन और अलीम खान तो यहां तक अपने आप को इस बात के लिए आगे लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं अलीम खान साहब को पंजाब का वजीर आला बनाया जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस बात का फैसला किया है कि मरियम नवाज साहिबा होंगी वजारत आला की उम्मीदवार, और वजारत आला के उम्मीदवार और वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ साहब आएंगे, और फिर हम पंजाब को पूरे कंट्रोल के साथ, पूरी जुर्रत के साथ और एक बाकायदा मेजोरिटी के साथ चलाएंगे। और उन्होंने बता दिया है कि जो नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में ला रहे हैं, उनको बता दिया गया है कि सर आपने हमें मेजोरिटी के साथ लेके आना है, ताकि हमें कोई ब्लैकमेल ना कर सके, और फिर ही हम मुल्क की इकोनॉमी ठीक कर सकेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन फजलुर रहमान और जवेद लतीफ साहब के दो बयानात बड़े अहम सामने आए हैं कि इमरान खान साहब को इन जो इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी इस तरह तो मुझे इलेक्शन का मजा नहीं आएगा जब मेरा हरीफ मेरे सामने नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने हरीफ को जो है मैदान में हराना चाहता हूं। और उनको इस बात का पता है कि सर आपकी कितनी को क्रेडिबिलिटी या इलेक्शन के हवाले से कितना को लोग आपको वोट देंगे, ये उनको पता है। लेकिन ये उनकी बात जो है ये अहमियत की हामिल है। जवेद लतीफ साहब ने भी कहा कि नवाज शरीफ को भी इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब को भी इलेक्शन से पहले इंसाफ मिलना चाहिए। और नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूं कि जवेद लतीफ साहब जो है वो कहीं भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रजामंदी के बगैर कोई बयान नहीं दे सकते, क्योंकि जवेद लतीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बड़े क्लोज है। दूसरी तरफ नाज़रीन मैं एक और खबर आपको देता चलूं कि कहा यह जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कुछ दिनों के बाद जमानत हो जाएगी, और वो एक ऐसी पीटीआई को जो है वो उसका ढांचा लेके आएंगे जिनका ना तो कोई 9 मई के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर उनका कोई ताल्लुक हो, और ना ही उनका कोई इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक हो। उनको बल्ले का निशान भी दिया जाए और उनको इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत दी जाए। उसके बाद नाज़रीन आज अंसार अब्बासी साहब की एक स्टेटमेंट थी, उनका एक कॉलम सामने आया जिसमें मोहम्मद अली खान जो जेल भी जिन्होंने काटी, लेकिन उनका 9 मई के साथ कोई जिक्र, कोई उनका जो है वो ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो बड़े अदारों की बड़ी इज्जत करते हैं, वो दूसरी पार्टीज के साथ भी बड़ी मुफाहमत से चलते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो फेवरेट उनको करार दिया जा रहा है कि उनको पीटीआई का चेयरमैन बना दिया जाए और पीटीआई इस तरह इलेक्शंस में उतरे। लेकिन यह कहना काबिल वक्त है कि अब किस तरह का पीटीआई के लिए मैदान क्रिएट किया जाता है क्या, और ये भी
कहा जा रहा है, कुछ ये भी खबरें सामने आ रही है कि शायद पीटीआई पर आइंदा आने वाले दिनों में पाबंदी लगा दी जाए और आपको पीटीआई जो है वो इलेक्शन में ही ना नजर आई। और नाज़रीन, अब मैं आपको सबसे बड़ी और अहम खबर देने जा रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब अपने नाराज लीडर्स को, अपने नून लीग के नाराज कारकुनान को मिलने की जुस्तजू जगा बैठे हैं। यानी चौधरी निसार साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास एक दफा फिर से जाने का मामला जो है वो जोर पकड़ रहा है। लेकिन चौधरी निसार साहब और शाहिद खाकान अब्बासी इस बात के लिए कितने विलिंग है, ये आपको आइंदा आने वाले व्लॉग के में बताएंगे। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।